Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I'm your educator Arpita Pal and I welcome you all to the course in which we are discussing the previous year's questions and solutions of UPSC CSE Prelims Examination Paper 1, that too dealing with Indian polity. तो इस कोर्स में हम लोग जो इंडियन पॉलिटी है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2010, 11, 12 और 13 ये 4 साल के हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस 4 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ सीएसई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2014 का जो पेपर 1 है वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर बिगिनिंग आई नीड टू मेक एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। You can complete your UPSC preparation with dedicated batch courses starting from 14 December and 15 December 2020. Get your subscription now and get 10% instant discount by using the code SHARMA20. The batches are in Hindi, English and bilingual language. Complete UPSC CSE preparation is guaranteed on Unacademy Plus by India's top educators. Complete UPSC CSE preparation will be done with structured schedule and test series. India's top educators are teaching on Unacademy Plus, so don't miss the opportunity. Arpita Sharma ma'am is also taking history batches, so you can use the code SHARMA20 and avail 10% discount. So enroll today. The link for the same is given below the video. So let's discuss. Begin करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के लेसन की जिसमें हम 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको पता होगा, हम लोग प्रीवियस लेसन में भी देख चुके हैं कि जो कैग है या जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं ऑफ इंडिया, उनके अलावा ऐसे बहुत सारी कमिटीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन के लिए, कभी बजट पर डिस्कशन हो गया या फिर जो ऑडिटिंग रिपोर्ट्स है उन पर डिस्कशन हो गया, उसके लिए कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती हैं। बहुत सारी कमिटीज होती हैं, उनमें से अगर हम देखें, हमें यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज द लार्जेस्ट। सो द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स की बात करें, यहाँ पर हम लार्जेस्ट कैसे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स द कमिटी हैज। सो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स has 22 members, out of which 15 members are elected from Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha. तो यहाँ पे 22 members हो गए। Committee on Estimates की अगर बात करें, then it has 30 members in all who are elected every year by Lok Sabha. तो ये जो कमिटी है हर साल इलेक्ट होती है, लोक सभा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स को, और टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, राइट। अब अगर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात करें तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोक सभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, सेम एज द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। एंड कमिटी ऑन पेटिशंस की अगर बात करें तो ये सिर्फ लोकसभा में बनती है, एंड 15 members are there in all in the committee of petitions who are nominated by the speaker because speaker is the presiding officer. तो अगर इनमें से बात करें तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं the committee on estimates is the largest one on the basis of the number of members it has, because it has 30 members. The committee on public accounts has 22 members. Committee on public undertakings also has 22 members, whereas the committee on petitions has 15 members. तो उस बेसिस पर 30 members हैं, सबसे ज्यादा है। So committee on estimates is the largest committee of parliament. Next is which one of the following schedules of the Indian Constitution contains the provisions regarding anti-defection. अब anti-defection आपको पता होगा कि अभी जैसे आपने कर्नाटक असेंबली देखा होगा या महाराष्ट्र में, वैसे महाराष्ट्र नहीं कर्नाटक असेंबली की बात करते हैं, सॉरी महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। तो कर्नाटक असेंबली की अगर बात करें तो न्यूज में था ही कि कर्नाटक असेंबली के जो एमएलएज हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और एंटी डिफेक्शन स्पीकर, कोर्ट केस हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी। इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स तो आप ये क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूज में भी था। बट अगर हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करें, एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज पर्सन ए बिलोंग्स टू पार्टी बी, राइट। तो अब इलेक्शंस के पहले जब हम लोग ने वोट किया तो हमने ए को, कभी कभी क्या होता है हम पार्टी के बेसिस पे वोट करते हैं, कभी कभी हम लोग कैंडिडेट के बेसिस पे वोट करते हैं। तो जब इलेक्शंस हुए तो ए ने पार्टी बी से कॉन्टेस्ट किया, हमने सोचा कि ठीक है ये हमारी फेवरेट पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम इनको वोट करेंगे। बट इलेक्शंस के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पार्टी बी छोड़कर पार्टी सी ज्वाइन कर ली, राइट। तो हमारे साथ तो ये धोखा हुआ क्योंकि हमने तो पार्टी के बेसिस पे वोट किया था, बट इन्होंने पार्टी सी ज्वाइन करके एक तरह से जो वोटर्स थे उनको फ्रॉड किया। इसके अलावा पार्टी लाइंस को भी इन्होंने वायलेट किया, क्योंकि जो पार्टी है वहां पर क्या होता है, आपको पार्टी को भी अपनी लॉयल्टी रखनी चाहिए, बट वो भी नहीं किया। या फिर उन्होंने क्या किया कि तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पार्टी है कभी कभी क्या होता है व्हिप इशू करती है। व्हिप इशू करने का मतलब क्या है कि अगर किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कोई डिस्कशन हो रहा है तो जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको
पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाना होता, जो भी पार्टी डिसाइड करे, पॉलिटिकल पार्टी के जो डिसीजन है वो यूनानिमस होने चाहिए। तो जो पर्सन या जितने भी कैंडिडेट्स या जितने मेंबर्स हैं पार्टी के, दे शुड बी इन लाइन विद द पार्टी। सो विप इशू करने के बाद अगर कैंडिडेट ए ने विप को फॉलो नहीं किया तो भी ये एंटी डिफेक्शन हो सकता है। सिमिलरली अगर उन्होंने इलेक्शंस के बाद कोई प्री पोल अलायंस नहीं, पर उसके बाद उन्होंने पार्टी दूसरी ज्वाइन कर ली, जीते वो किसी और पार्टी की तरफ से, इलेक्शंस के बाद कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, तो दिस इज नोन एज डिफेक्शन। अब इस डिफेक्शन को रोकने के लिए या इस डिफेक्शन को खत्म करने के लिए, डिसलॉयल्टी को खत्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है दैट इज इंक्लूडेड इन 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके प्रोविजन है कि अगर कोई पार्टी कैंडिडेट ऐसा करता है तो उनके साथ क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, वो सब शेड्यूल 10 में मेंशन्ड है। सेकेंड शेड्यूल की अगर बात करें तो वहां पर सैलरीज जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कैग हो गए, उनकी गवर्नर्स हो गए, उनकी सारी सैलरीज होती है वहां पे होती है। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होता है। Whereas जो 8th शेड्यूल होता है वहां पे आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो द आंसर इज 10th शेड्यूल। दिस क्वेश्चन वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने भी क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उनको इजीली आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। अब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अगर आपने डीपीएसपीज पढ़े होंगे, हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि जो डीपीएसपीज होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। DPSPs are included in Part 4 of the Indian Constitution, और Part 4 में भी Article 51. So, Article 51 states इसमें बहुत सारे directive principles of state policies हैं, which are basically instruments of instructions to the government, कि जब भी वो governance करें या policies बनाए तो उसमें DPSPs को ध्यान में रख के बनाए। And one of the DPSP states that the state shall strive for the promotion of international peace and security. So the answer is easily DPSP. Now the question is, which of the following are associated with planning in India? Finance Commission planning तो नहीं करते, तो fiscal responsibility handle करते हैं, so one cannot be the answer. National Development Council की अगर बात करें, it is an advisory body to the Planning Commission of India, hence it is an important part of the planning. So we can say that NDC is correct. So NDC correct है. Union Ministry of Rural Development, that is not a member of or not a part of the planning in India. Union Ministry of Urban Development भी planning नहीं करते, they are more towards the development side. Whereas the Parliament तो हर चीज की planning करती ही है, because जितनी भी policies आते हैं वो सारे Parliament से ही पास होते हैं, जितने भी laws बनते हैं, जितने भी acts जो हैं वो law बनते हैं, वो सब Parliament से ही पास होते हैं. So the answer would be 2 and 5 only. Next question is, which of the following is your functions of the Cabinet Secretariat? Now see, you have to first understand what is Cabinet Secretariat. Cabinet Secretariat जो है, it is a body which is under the Prime Minister of India and is headed by a Cabinet Secretary. अब जो Cabinet Secretary होते हैं वो एक Senior IAS Officer होते हैं. Senior IAS Officer जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट के, उस कार्डर के, स्टेट के, तो वो Cabinet Secretary की जो पोस्ट है उसको होल्ड करते हैं, and he is also the ex officio chairman of the Civil Services Board in India. एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें से अगर हम इन फंक्शंस में से देखें, देन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आर, इट हैज टू प्रोवाइड सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज, इट नीड्स टू कन्वे द मीटिंग्स, इट नीड्स टू प्रिपेयर एंड सर्कुलेट द एजेंडा दैट इज टू बी डिस्कस्ड, सर्कुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड वॉचिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। अब इसमें से अगर हम सारे ऑप्शंस देखें, देन द प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा इज वन ऑफ द फंक्शंस. Secretariat assistance to cabinet committee is also one of the functions, whereas allocation of financial resources to ministries is not done by the cabinet secretariat. Hence, the answer would be 1 and 2 only. Next, a constitutional government is one which places effective restrictions on individual liberty in the interest of the state authority. यहाँ पर ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जो रिस्ट्रिक्शन लगाए इंडिविजुअल लिबर्टी पे इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी. यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट नहीं बोला गया है, नेशनल इंटरेस्ट या फिर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, इसकी बात नहीं की गई है. यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर स्टेट की अथॉरिटी है या जो स्टेट अथॉरिटी है, अगर उनके अगेंस्ट कोई चीज जा रही है तो वो तो उस लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि स्टेट की अथॉरिटी के लिए आप जो सिटीजन है उनकी लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें. दिस इज नॉट करेक्ट. वेयरएज constitutional government is one which places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखें, फंडामेंटल राइट में जो सिटीजन्स को गारंटीड है
दे आर एट टाइम्स नेगेटिव और एज वेल एज पॉजिटिव इन नेचर। जैसे कभी कभी वो स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हो गई या फिर अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इस तरह के जो राइट्स हैं वो स्टेट की लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं या स्टेट को ऑर्डर करते हैं कि इस चीज को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन which places effective restrictions on the authority of the state in interest of individual liberty. So the answer would be 2 only. Next question is, which of the following are discretionary powers given to the governor of a state? See, governor of a state is the constitutional head of the state. जैसे अगर president, let me change the color first. प्रेसिडेंट जो होते हैं, सॉरी गवर्नर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जैसे हमने प्रेसिडेंट की बात की, प्रेसिडेंट अगर यूनियन लेवल पे दे रखें तो ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एट द यूनियन लेवल। सो अब हमसे ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल, appointing the ministers, reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of president of India, or making rules to conduct the business of the state. फर्स्टली कुछ पावर्स जो होती हैं गवर्नर की यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिकमेंडेशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, तो ये जो है वो गवर्नर मेंशन करते हैं या जो गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो रेकमेंड करते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए स्टेट में या नहीं, बिकॉज ही इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द स्टेट। ऑल्सो रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर ये दोनों पावर्स ही क्यों डिस्कस की हमने, क्योंकि दीज आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन सी हैं। ये नहीं बोला है कि गवर्नर के सारे पावर्स बताइए, गवर्नर को कौन कौन से पावर्स मिलते हैं। डिस्क्रिशन का मतलब है कि जिसमें गवर्नर अपनी इच्छा अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। ही इज नॉट बाउंड बाय एनीबॉडीज एडवाइस। यहाँ पर जो है वो गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है। गवर्नर की इच्छा होती है कि उनको जब लगता है व्हेन ही फाइंड समथिंग और व्हेन समथिंग इज डीम्ड फिट टू हिम, जब उनको लगता है कि यही अब नेशनल इंटरेस्ट या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही है, तब जाकर गवर्नर ऐसे डिसीजन लेते हैं। दैट इज व्हिच आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स। So sending a report to the President of India for imposing President's rule is a discretionary power of the governor. Appointing ministers is not discretionary powers. Discretionary power क्यों नहीं है, क्योंकि जो ministers हैं वो ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे गवर्नर का डिस्क्रिशन नहीं होता, गवर्नर जिसको चाहे मिनिस्टर नहीं बना सकते। ही इज एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर फॉर द सेम, सो दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। Reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of president is one of the discretionary power. किसी बिल के लिए अगर गवर्नर के पास आए हैं तो उनको पूरी राइट है, पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस बिल को अगर वो चाहे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनके कंसिडरेशन की जरूरत है तो वो उसको होल्ड कर सकते हैं। मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। ये तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है पार्लियामेंट के, उसके अकॉर्डिंग जो काम किया जाता है वो होता है। So the answer would be 1 and 3 only. Next question is, the President shall make rules for the more convenient transaction of the business of Government of India and the allocation amongst the ministers of said business. Article 77 clause 3 में सीधे सीधे ये लाइन गिवन है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है, तो आपको एक क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बहुत इजीली याद आ गया होगा। आर्टिकल 77 clause 3 mentions the same. All the executive actions of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of Prime Minister. Prime Minister कौन होते हैं? Head of the government. जबकि यहाँ पर क्या बोला गया है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नहीं, हेड ऑफ द स्टेट के नेम में सारे डिसीजन लिए जाते हैं एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। आंसर वुड बी 1 ओनली। Next question is, consider the following statements regarding a no confidence motion in India. No confidence motion का क्या मतलब होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो द होल गवर्नमेंट फॉल्स, प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन और फिर नई लोकसभा इलेक्ट करनी पड़ती है। क्वेश्चन इज, देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट राइट? बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। प्रोसीजर जो है वो रूल नंबर 98 जो रूल्स ऑफ बिजनेस है पार्लियामेंट के, उसमें मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई आर्टिकल नहीं है कि जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में मेंशन किया हो। A motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only. This is correct. No confidence motion लोकसभा में क्यों लागू किया जा सकता है? क्योंकि हमने अगर इलेक्ट किया है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज द लोकसभा। लोकसभा में ही तो सरकार जो है वो बन के आती है, बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर।
तो ये जो एग्जीक्यूटिव हैं जिनको हमने चूज किया है वो सारे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब अगर हमें एग्जीक्यूटिव में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका मोशन भी तो लोकसभा में पास होगा। राज्यसभा में तो अगर आप देखें तो वो तो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जबकि लोकसभा तो है डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। तो अगर हमें जो हम जिन लोगों को हमने चुना है अगर हमें उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो अपोजिशन है या जो लोग हैं बाकी जिन अगर उनको गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वहाँ वो उसी हाउस में तो पास होगा जहां से वो चुन के आए हैं। एंड हेंस द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। सो आंसर इज 2 ओनली। Next question is the power of Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under which jurisdiction? See, 3 तरह के jurisdiction होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ओरिजिनल, एडवाइजर एंड एपेलेट। सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो सेंटर स्टेट या फिर सेंटर एंड स्टेट्स ऑन वन साइड एंड स्टेट्स ऑन द अदर साइड, ये जो सारे डिस्प्यूट्स होते हैं ना ये सारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट से अगर प्रेसिडेंट ने कोई एडवाइस मांगी है तो वहां पर वो उनको एडवाइस दे सकते हैं। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा है ना कभी कभी अपील्स की जाती हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो दैट इज द एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो सीधे सीधे सेंटर स्टेट या फिर सेंटर स्टेट और स्टेट के डिस्प्यूट्स जो है वहां पर उनके साथ डील करता है। एंड हेंस द आंसर वुड बी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सी ओनली। The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in। अब power to increase the number of judges, हम लोगों ने क्या देखा था कि एक रूल आपको पॉलिटी में हमेशा याद रखना है, that the executive is responsible to the legislature। ये रूल आपको, ये थंब रूल है पॉलिटी का, ये याद रखिएगा। अब एग्जीक्यूटिव कौन है? मिनिस्टर्स हो गए, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हो गए, राइट। लेजिस्लेचर इज द पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी। तो अब जो लॉ मेकिंग बॉडी है वही तो देखेगी कि भाई जुडिशरी में जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो कितने होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट अगर सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस की बात करें वहां कितने जजेस होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, दैट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का सोल पावर है, प्रेसिडेंट नहीं, बिकॉज पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, इज द supreme authority. So parliament decides how many judges should be there in the Supreme Court. So I hope you have understood all the questions. In case of any query, please mention in the comment section. Thank you.